इमेजिन करो तुम अपने 8 सबसे क्लोज दोस्तों के साथ रशिया के एक बर्फ से ढके माउंटेन पर हो। बाहर -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होता है, फोटोज, जोक्स, मस्ती एट्सेट्रा। और फिर एक रात जब तुम अपने टेंट के अंदर सो रहे होते हो, अचानक कुछ ऐसा होता है कि तुम टेंट का जिप खुलने का भी वेट नहीं करते। नाइफ निकालते हो, टेंट को अंदर से काटते हो और उस अंधेरे में भागना शुरू कर देते हो। सवाल ये है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने इन एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स को मौत से भी ज़्यादा डरा दिया। सुनने में ये किसी हॉरर मूवी का प्लॉट जैसा लगता है, लेकिन ये कोई मूवी नहीं है। ये सोवियत यूनियन में हुई एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। 1951 में हुआ था, जिसे आज पूरी दुनिया द दैतलव पास इंसिडेंट के नाम से जानती है। और आज इतने सालों बाद भी इस केस या मिस्ट्री पर डिबेट चलता है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। यह कहानी शुरू होती है 23 जनवरी 1959 में। जगह थी सोवियत यूनियन के उरल माउंटेन्स। 23 साल का एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसका नाम था इगोर दयातलव अपने 9 दोस्तों के हाइकिंग ग्रुप को लीड कर रहा था। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात आती है कि ये कोई बिगिनर्स नहीं थे। ये सब सर्टिफाइड हाई लेवल लॉन्ग डिस्टेंस स्कीयर्स और हाइकर्स थे। इनका गोल था एक बेहद डिफिकल्ट माउंटेन एक्सपीडिशन ट्रिप कंप्लीट करना। जिस माउंटेन पर ये जाने वाले थे उस माउंटेन का नाम था खोलक स्याखल। वहाँ की लोकल मानसी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ द डेड। अब ऑब्वियसली ये नाम सदियों पुराना है और इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बदकिस्मत सफ़र पर निकलते ही किस्मत ने अपना पहला कार्ड खेला। सफ़र की शुरुआत में टीम में 10 लोग थे, लेकिन 28 जनवरी 1959 को यूरी यूडिन की तबीयत खराब हो गई। अपने दोस्तों को अलविदा कहते वक्त यूरी ने नहीं सोचा कि वो उन्हें आखिरी बार देख रहा है, और शायद इसी बीमारी ने उसे बचा लिया। डेट थी 1 फरवरी 1959। रात के वक्त ब्लिजार्ड और हैवी स्नोस्टॉर्म की वजह से विजिबिलिटी 0 हो चुकी थी। रास्ता भटकने से बचने के लिए इगोर दयातलव ने डिसीजन लिया कि वो वहाँ के स्लोप में अपना टेंट लगाएंगे। आज के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये लोकेशन बहुत ही रिस्की था। रात होती है, हरिकेन लेवल विंड्स चल रही है, बाहर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो चुका है, और फिर मिडनाइट के आसपास कुछ ऐसा होता है जो किसी के समझ के बाहर है। कुछ इतना खौफनाक जो उन्होंने पैनिक स्टेट में ले आता है। इन्वेस्टिगेटर्स को बाद में पता चला कि टेंट का एंट्रेंस सेफ और क्लोज था, लेकिन उसे अंदर से नाइफ से बार बार स्लैश किया, यानी उनके पास चेन खोलने तक का टाइम नहीं था। लेकिन अजीब बात पता है क्या है? जब वो बाहर निकले तो उनके फुटप्रिंट्स नॉर्मल पेस के थे, मतलब उनके फुटप्रिंट्स नॉर्मल रफ्तार के थे। वो भाग नहीं रहे थे, बल्कि एक लाइन में स्लोप से नीचे चल रहे थे, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि जल्दबाजी इतनी थी, किसी ने शूज़ नहीं पहने थे। कोई सिर्फ सॉक्स में था तो कोई सिर्फ अंडरवेयर में ही था। जब 12 फरवरी तक उनका कोई टेलीग्राफ मैसेज या उनका पता नहीं चला तो घर वाले परेशान हो गए। 20 फरवरी को एक मैसिव ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें मिलिट्री प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। और 26 फरवरी को सबसे पहले उनका टेंट मिला। टेंट बिल्कुल सुनसान था, लेकिन उसके अंदर हाइकर्स के शूज़, उनके वार्म जैकेट्स, पैसे और खाना, सब कुछ वैसा का वैसा था जैसे लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए बाहर गए हो। टेंट के लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल के कोने में एक बड़े पाइन ट्री के पास उन्हें पहली 2 बॉडीज मिली, यूरी दोरोशेंको और यूरी किरोवोनिशेंको। दोनों सिर्फ अपने इनरवेयर में थे। उनके हाथ जले हुए थे,
जिससे पता चला कि उन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी, पर एक्सट्रीम फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उनके हाथ सुन्न हो चुके थे। इसके बाद थोड़ी और दूर 3 और बॉडीज मिली। इगोर दयातलोव जो कि लीडर था, जिनाइदा कोल्मोगोरोवा और रस्तेम सोलोबुदिन। उनकी बॉडीज की पोजीशन से ऐसा लग रहा था कि वो अपने टेंट के पास फिर से क्रॉल करके जा रहे थे, पर ठंड ने उन्हें रास्ते में ही गिरा दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा कि ये एक सिंपल हाइपोथर्मिया का केस है, लेकिन असली शॉक अभी आना बाकी है। बाकी बचे 4 हाइकर्स की बॉडीज पूरे 2 महीने बाद मिली, मई 1959 में, एक 4 मीटर गहरी बर्फ की खाई के अंदर। और इनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स ने पूरे सोवियत यूनियन को हिला कर रख दिया। इन चारों ने बाकी मरे हुए दोस्तों के कपड़े फाड़ कर पहने हुए थे ताकि खुद को बचा सके, लेकिन उनकी इंजरीज ठंड से नहीं हुई थी। एक हाइकर का स्कल कंप्लीटली फ्रैक्चर्ड था। 2 हाइकर्स के चेस्ट पर इतना सीवियर फ्रैक्चर था जैसे किसी हैवी कार एक्सीडेंट में होता है। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि एक फीमेल हाइकर ल्यूडमिला डुबिनिना की टंग मिसिंग थी, उसकी 2 आइज भी मिसिंग थी और एक मेंबर की भी आइज मिसिंग थी। कुछ रिपोर्ट्स में आईब्रोज मिसिंग होने का भी मेंशन है, लेकिन सबसे अजीब और रहस्यमय बात, उनके शरीर पर बाहर कोई चोट या वुंड के निशान नहीं थे, लेकिन अंदर की हड्डियां ऐसे टूटी थी जैसे कोई मैसिव कार एक्सीडेंट में होती है। एक एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि इतना डैमेज कोई इंसान नहीं कर सकता। बस यहाँ से ये केस एक नॉर्मल ट्रेजेडी से दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री केस बन गया। जब कोई सीधा जवाब नहीं मिला तो लोगों ने अपने अपने दिमाग दौड़ाए और फिर थ्योरीज का एक सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहली थ्योरी आई द सोवियत येटी और याखोलत सैथिल का कोई लोकल मॉन्स्टर। कहा गया कि किसी वाइल्ड क्रिएचर ने उन पर अटैक किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ हाइकर्स के अलावा किसी की भी फुटप्रिंट्स के निशान नहीं मिले, इसलिए ये थ्योरी ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो चुका है। दूसरी और सबसे फेमस थ्योरी थी एलियंस और यूएफओस। उसी रात उन पहाड़ों से कुछ दूर रहने वाले कुछ मानसी ट्राइब्स और दूसरे विटनेसेस ने आसमान पर अजीब ऑरेंज ग्लोइंग लाइट्स और स्फीयर्स को देखा था। लोगों ने सोचा शायद उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, लेकिन उन लाइट्स का डायरेक्ट कनेक्शन हाइकर्स के डेथ से कभी प्रूव नहीं हुआ। इससे जुड़ी एक और सीरियस थ्योरी थी सीक्रेट सोवियत मिलिट्री टेस्टिंग। इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ हाइकर्स के कपड़ों में रेडियो एक्टिव ट्रैक्स मिले। कुछ लोगों का मानना था कि वहाँ कोई टॉप सीक्रेट पैराशूट माइन टेस्ट या केमिकल वेपन टेस्ट चल रहा था, जिसका एक्सीडेंटली ये ग्रुप शिकार बन गया। पर रशियन गवर्नमेंट ने ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को कभी पब्लिश नहीं किया है। आज तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जो इस थ्योरी को कंफर्म करे। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी था जो कि है इंफ्रासाउंड। इसके अकॉर्डिंग माउंटेन के अराउंड हवा ने ऐसी लो फ्रिक्वेंसी साउंड क्रिएट की थी जो ह्यूमंस में पैनिक ट्रिगर कर सकती है, लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए भी अनफॉर्चुनेटली कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। और फिर आती है सबसे कंट्रोवर्शियल द अवालांचे थ्योरी। 1959 में सोवियत इन्वेस्टिगेटर्स ने केस को ये बोलकर बंद कर दिया था कि उनकी मौत एक कंपेलिंग नेचुरल फोर्स की वजह से हुई है, केस क्लोज्ड। लेकिन सालों के पब्लिक प्रेशर के बाद रशियन गवर्नमेंट ने 2019 में फिर से ये केस खोला और 2020 में उन्होंने अपनी ऑफिशियल फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। ऑफिशियल कंक्लूजन के मुताबिक उस रात वहां एक स्लैब एवलांचे आई थी। जब उन्होंने टेंट लगाने के लिए स्लोप को काटा तो ऊपरी बर्फ हिस्सा कमजोर हो गई थी। रात को एक भारी बर्फ का हिस्सा उनके टेंट के पास आ रहा था।
उन्हें लगा कि एक बहुत बड़ी एवलांचे उन्हें जिंदा दफना देगी। पैनिक में उन्होंने टेंट को अंदर से काटा। बर्फ के क्रैश से ही कुछ ही लोगों के चेस्ट और स्कल फ्रैक्चर थे। वो निकल कर फॉरेस्ट की तरफ गए, पर अंधेरे और -40 डिग्री सेल्सियस में रास्ता भटक गए। जो मिसिंग टंग और आइस थी, उनके बारे में साइंटिस्ट ने क्लियर किया कि जब बॉडीज दो दो महीने तक पानी और आइस के बीच पड़ी रही तो लोकल स्कैवेंजर्स ने उन्हें खा लिया था। साल 2021 में स्विस साइंटिस्ट ने कंप्यूटर मॉडल्स और सिमुलेशन के थ्रू प्रूव भी किया कि एक चोटी और हेवी स्लैब एवलांचे वहाँ बिल्कुल पॉसिबल थी और वो ऐसे फ्रैक्चर्स दे सकती थी। लेकिन सब एक्सपर्ट्स आज भी एग्री नहीं करते। तो क्या बैटल ऑफ पास की ये बेहद खौफनाक मिस्ट्री ऑफिशियली सॉल्व हो चुकी है? साइंटिस्ट के हिसाब से हाँ, लेकिन पब्लिक के ओपिनियन और उनके फैमिलीज के हिसाब से आज तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ सवाल जैसे कपड़ों पर रेडिएशन का होना या उनका नॉर्मल पेस में चलना आज भी लोगों को सेटिस्फाई नहीं करते, और शायद इसी वजह से इतने सालों बाद भी दुनिया की सबसे फेमस अनसॉल्व केस में ये मिस्ट्री काउंट होती है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में नेचर का दर्दनाक हादसा था, या फिर उस रात माउंटेन ऑफ द डेड पर कुछ और ही हुआ था जो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलेगा? अपनी थ्योरी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपके भी ऐसे फैमिली मेम्बर्स से जो ऐसे मिस्ट्रीज पसंद करते हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलता हूँ आपसे अगली एक और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।